अब दिल्ली बम धमाके पर आपको अपडेट देते हैं, विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। देखिए, अंजाम जो देने वाला वो उमर ही था। इसे धमाके के वक्त i20 कार चला रहा था उमर, और उसी में बम धमाकों को उसने अंजाम दिया। वो बम धमाका जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए टेरर मॉड्यूल का गैंग्स ऑफ डॉक्टर लगा हुआ था। दरअसल डीएनए रिपोर्ट आने के बाद इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि लाल किले के पास कार में मारा गया शख्स वही उमर था, जिसके बारे में पहले से ही अंदेशा लगाया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उमर का डीएनए 100% उसके परिजनों से मैच हुआ। मां और भाई के डीएनए से उसके सैंपल मैच हुए हैं। ब्लास्ट के बाद i20 कार से मिली हड्डियां, दांत, कपड़ों के टुकड़ों से डीएनए मैच हुआ है। इस धमाके में आतंकी उमर मोहम्मद के चीथड़े उड़ गए थे। धमाके के बाद कार में उमर मोहम्मद के शरीर के कुछ टुकड़े जली हुई अवस्था में मिले थे। इस वजह से जांच एजेंसियों के लिए टेररिस्ट उमर मोहम्मद की पहचान करना काफी मुश्किल हो गया था। फिलहाल शवों के नाम पर जांच एजेंसियों के पास सिर्फ 2 शवों के बॉडी पार्ट्स ही हैं। इनकी हालत इतनी खराब है कि बिना डीएनए टेस्ट के पहचान की पुष्टि नहीं की जा सकती है। आतंकी उमर ने दिल्ली को दहलाने की पूरी साजिश पहले से ही रची हुई थी, लेकिन उसका प्लान तब खराब हो गया जब फरीदाबाद में मौजूद उसके कमरे में पुलिस ने छापा मारकर विस्फोटक बरामद कर लिया। वहीं से बड़े प्लान को कामयाब बनाने का सारा ब्लूप्रिंट फेल हो गया था। जांच एजेंसियों ने करीब 50 से ज्यादा जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिनमें डॉक्टर उमर की गाड़ी की मूवमेंट दर्ज है। अब हम आपको उमर की साजिश का रूट बताते हैं। दरअसल जब 9 नवंबर को फरीदाबाद में छापेमारी हुई, उस दिन उमर फरार हो गया था। इसके बाद उमर फरीदाबाद से मेवात के रास्ते फिरोजपुर झिरका पहुंचा। उसके बाद फिरोजपुर झिरका होता हुआ वापस दिल्ली लौटा। उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से दिल्ली लौटा। वो रात उमर ने एक्सप्रेसवे पर ही एक ढाबे में गुजारी। ढाबे पर उमर पूरी रात कार में ही सोया। उमर फिर 10 नवंबर की सुबह वापस फरीदाबाद लौटा और फिर बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुआ। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इन 2 दिनों में खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? कैसे लोकल इंटेलिजेंस को उमर की नापाक हरकतों का पता नहीं लग पाया? देखिए, यहाँ एक बात तो तय है कि दिल्ली आतंकी हमले में सारी साजिश, सारा काम कार के जरिए ही हुआ, और अब जांच की कड़ियां भी कार के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। इस आतंकी हमले की खतरनाक कहानी में आतंकियों के साथ 3 कारें अहम किरदार अदा कर रही हैं। पहली वो सफेद रंग की i20 कार जिसमें धमाका किया गया। आतंकी उमर उसे चला रहा था। आतंकी के साथ कार भी अब खत्म हो चुकी है। दूसरी कार एक लाल रंग की इको स्पोर्ट कार है। ये कार आतंकी उमर की कार के साथ देखी गई थी। कल शाम फरीदाबाद के खंदावली गांव में ये खड़ी हुई मिली। इसे कौन चला रहा था, अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है। फिर आज तीसरी सिल्वर कलर की ब्रेजा कार भी बरामद हुई। ये कार डॉक्टर शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसका रजिस्ट्रेशन भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास बदखल है। अब जांच इन्हीं कारों के इर्द गिर्द घूम रही है। इसमें सबसे अहम है ये लाल रंग की इको स्पोर्ट कार, जिसे कल फरीदाबाद पुलिस ने जब्त किया। बताया जा रहा है कि धमाके से पहले आतंकी उमर ने इसका इस्तेमाल किया था। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी है कि इसी कार के अंदर जो डॉक्टर उमर है अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया था अलग अलग जगह से लाकर, वो इसी कार का इस्तेमाल उसने किया था। पुलिस के अलर्ट के बाद दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक कार की खोज मची थी। शाम में इसे फरीदाबाद के खंगावली गांव में एक फार्म हाउस में ट्रेस किया गया। गांव के एक चरवाहे ने बताया कि गाड़ी 11 तारीख को सुबह 9 बजे से खड़ी थी। कल बता रहा हूँ बाबा। 9 बजे? हाँ, कल रात को? दिन में। अच्छा, दिन में सुबह? हाँ, सुबह। अच्छा, कल सुबह 9 बजे से खड़ी है यहाँ ये? हाँ। गाँव वालों के मुताबिक वो लोग डर डर के जीने को मजबूर हैं। लेकिन पुलिस आने के बाद पता चली है कि कोई यहाँ गाड़ी खड़ी है, उस स्पोर्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सके। तो अजी भयंकर डर है पूरे गांव में। पूरे गांव में ये है कि कोई हमारे गांव में आज तक कुछ नहीं हुआ। ये अब क्या हो रहा है? पकड़े जाने के बाद गाड़ी से फॉरेंसिक सबूत जुटाने के लिए टीमें सुबह से ही फरीदाबाद पहुंच चुकी थी। कार के मिलते ही पुलिस ने एक व्यक्ति को कल ही हिरासत में ले लिया था। अब आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को पता चला है कि धमाके से पहले कई सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदी गई थी। अब पुलिस उन्हीं गाड़ियों को ढूंढ रही है। और इस बीच उस लाल रंग की कार को पुलिस की तरफ से जांच के लिए ले जाया जा रहा है। करीब 15-16 घंटे तक कार को बाहर खड़े रखने के बाद पुलिस उसे अपने साथ ले गई है।
जो खंदावली गांव के अंदर रेड इको कार जो है पुलिस को मिली थी लवारिस अवस्था में, और एफएसएल की टीम पहुंची थी। और तकरीबन आप कह सकते हैं कि 15-16 घंटे की जांच से ज़्यादा के बाद अब आप ये देख सकते हैं रेड इको कार जो है वो पुलिस के द्वारा यहाँ से लेके जाई जा रही है। जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, दिल्ली धमाके के साजिश के तार जुड़ रहे हैं और एक बार फिर जांच अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ गई है, जहां के 2 कमरों में साजिश के प्लान का दावा किया गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 में मुजम्मिल का कमरा था। जांच में ये पता चला है कि पुलिस को उमर और मुजम्मिल की डायरी मिली। डायरी में 8 से 12 नवंबर का जिक्र है। डायरी में कुछ कोड वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया गया है। डायरी में करीब 25 लोगों के नाम भी मिले हैं। डायरी में जिनके नाम हैं वो कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले हैं। जानकारी तो यहाँ तक मिली है कि यूनिवर्सिटी से लैब से कुछ केमिकल किस तरह से यूनिवर्सिटी से बाहर मुजम्मिल के कमरे पर ले जाने हैं, सब इसी कमरे में तय होता था। दिल्ली आतंकी हमले की जांच के दौरान उत्तर प्रदेश के एटीएस ने कानपुर में एक संदिग्ध डॉक्टर को हिरासत में लिया। वो डॉक्टर भी कश्मीर का ही रहने वाला था। सूत्र बता रहे हैं कि हमले के मास्टरमाइंड उमर से उसकी नजदीकियां थी और इसीलिए उसे पकड़ा गया है। हिरासत में लिया गया डॉक्टर आरिफ कश्मीर से कानपुर मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में नया आया था। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक उसका एडमिशन इसी साल हुआ था। हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे डीएम कार्डियोलॉजी के। ये अभी 2-3 महीने पहले जो काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग के थ्रू सेलेक्ट होके आए थे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। हमले से 3 महीने पहले उत्तर प्रदेश आया डॉक्टर आरिफ दिल्ली आतंकी हमले के मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर का दोस्त बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने साथ में डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। दोनों के बीच कुछ समय पहले बातचीत भी हुई थी। आतंकी उमर से नजदीकियों की वजह से ही डॉक्टर आरिफ को हिरासत में लिया गया। तफ्तीश में उमर से जुड़े जो लोग थे जिनसे उमर की बातचीत हुई थी, उसमें एक शख्स की बातचीत निकल के सामने आई जिस आधार पर उसको हिरासत में लिया गया है। इसके बाद पुलिस कानपुर में उस घर पर भी पहुंची जहां 1 महीने पहले ही आरिफ ने रहना शुरू किया था। ये जो कमरा है, इसी कमरे में डॉक्टर आरिफ है वो रहता था। और ये जब एजेंसीज पहुंची तो एजेंसीज ने पहले इस कमरे का जो ताला है वो तोड़ा। मकान मालिक के मुताबिक उसने रूम पहले डॉक्टर अभिषेक को दिया। उसी अभिषेक ने अपने साथ आरिफ को भी रखा था। कभी नहीं, कभी कोई हमसे किसी से बात ही नहीं करता था। उन्होंने बताया मैं कार्डियोलॉजी में डॉक्टर हूँ। हाँ, वो आरिफ ठीक है। कभी हम लोग, हाँ, दोनों लोग एक ही फ्लैट। आम लोगों से कटा रहने वाला आरिफ अपने रूममेट अभिषेक से भी ज्यादा मतलब नहीं रखता था। रूममेट थे आप? फ्लैटमेट थे। कोई बातचीत कभी कोई ऐसा मोमेंट आपको लगा हो जो? नहीं, मेरे को कुछ नहीं लगा था। कमरा अलग था सर, मेरे को नहीं पता क्या था, मोबाइल लैपटॉप वो वही जाने। आम लोगों के बीच रहने वाला आतंकी उमर का दोस्त डॉक्टर आरिफ अब पुलिस हिरासत में है। ताज्जुब की बात यह है कि मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट आरिफ न सिर्फ उमर को जानता था, बल्कि खबर है कि शाहीन से भी उसकी नजदीकियां थी। आतंकी नेटवर्क में शामिल होने के आरोपी डॉक्टर शाहीन कितनी निर्दयी थी, उसके पूर्व पति ने हमें बताया। पूर्व पति के मुताबिक आज से 13 साल पहले उसने बिना किसी ठोस वजह के तलाक ले लिया। उसने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। अब 2012 से तलाक होने के बाद डॉक्टर जफर अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। उनके मुताबिक शाहीन ने खुद ही तलाक लिया था। उन्होंने ही कहा कि वो डाइवोर्स दे रही हैं आपको? उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद बोला इस चीज को कि वो आपको डाइवोर्स दे रही है कि मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। क्या इरादा रहा होगा वो मुझे नहीं कुछ पता। कोई 9 साल चली शादी को तोड़ने से पहले उसने अपने 2 बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। जब उन्होंने छोड़ा तो बच्चे कितने बड़े रहे होंगे आपके? मेरा एक बेटा जो है वो 7 साल के आसपास का था, बड़ा वाला, और छोटा जो वो भी 4 साल। अभी जिस शाहीन पर कट्टरपंथी आतंकियों की मदद करने का आरोप है, पूर्व पति के मुताबिक पहले तो वो बुर्का भी नहीं पहनती थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो नकाब तक नहीं पहनती थी, कभी भी नहीं। हम लोग नमाज वगैरह कभी पढ़ लेते थे। अब पूर्व पति ने कहा है कि शाहीन दोषी हो तो उसे फांसी की सजा तक दे दी जाए। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और इन सब के बीच ब्लास्ट का एक नया वीडियो सामने आया जो कि ब्लास्ट के बेहद करीब का है। 10 नवंबर की शाम सब कुछ सामान्य था, तभी हो गया ये धमाका। धमाके का जो वीडियो आप देख रहे हैं वो सामने आया सबसे नया और करीब का वीडियो है। इस सीसीटीवी को ध्यान से देखिए।
हर रोज की तरह चांदनी चौक से लाल किले के सामने गाड़ियों की लंबी कतार थी और पूरा इलाका भीड़ से भरा था। रेड लाइट पर गाड़ियां धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। उसी भीड़ में धमाके वाली i20 कार भी मौजूद थी, जिसे डॉक्टर उमर चला रहा था और अचानक धमाका हो गया। जैसे ही धमाका हुआ वैसे ही लोग इधर उधर भागते दिखे। अब पुलिस इन वीडियो के आधार पर धमाके की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। देखिए, जैसा कि डीएनए के मिलान से ये साफ हो गया है कि धमाके वाली कार डॉक्टर उमर नबी ही चला रहा था। अब उमर नबी धमाके से पहले दिल्ली में कहां पर गया था, उसके भी खुलासे हो रहे हैं, वो वीडियो भी सामने आ रहे हैं। जो कार आप देख रहे हैं वो वही i20 कार है जिसके धमाके से दिल्ली दहल गई। विस्फोटक से भरी कार धमाके से पहले दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में दौड़ती दिखी। तस्वीरें कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल की हैं। घड़ी पर वक्त 2:05 का दिखा। कनॉट प्लेस दिल्ली की वो जगह है जो सेंट्रल दिल्ली कहलाती है। यहाँ से संसद भवन, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन जैसे कई अति संवेदनशील जगहों की दूरी बेहद कम है। वहीं लाल किले की पार्किंग में कार लगाने से पहले उमर एक और जगह गया और वो जगह है तुर्कमान गेट की मस्जिद। चेहरे पर गिरफ्तारी का डर साफ दिखा। एक हाथ पैंट की जेब में डालकर उमर चलते चलते पीछे की तरफ मुड़ा और फिर आगे बढ़ गया। तुर्कमान गेट की मस्जिद में कुछ देर रहने के बाद उमर लाल किले की पार्किंग में चला गया, जहां काफी देर रुकने के बाद लाल किले के करीब धमाके की खबर आ गई। बता दें कि दिल्ली पुलिस के पास डॉक्टर उमर के करीब 50 जगहों के सीसीटीवी फुटेज हैं। ऐसा ही एक सीसीटीवी हादसे वाले दिन का एक और मिला है, जब सुबह 8:02 पर उमर बदरपुर बॉर्डर टोल के रास्ते दिल्ली में एंट्री करता दिखाई दिया। उमर इस कदर हड़बड़ी में था कि मुंह पर मास्क पहनकर बार बार कैमरे की तरफ देखता रहा। इस दौरान कार की पिछली सीट पर एक बैग भी रखा हुआ दिखाई दिया। क्या इसी बैग में विस्फोटक था, ये जांच का विषय है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद सुर्खियों में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हो सकती है। देखिए, आरोप है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद यानी कि NAAC की मान्यता को लेकर झूठा दावा किया था। यानी अल फलाह पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। इसी मामले में NAAC ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया और यूनिवर्सिटी प्रशासन से 7 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा। आरोप है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर झूठी जानकारी देकर छात्रों और अभिभावकों को गुमराह किया। NAAC ने साफ किया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ना तो मान्यता प्राप्त है और ना ही इसके लिए आवेदन किया है। इसके बावजूद यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट में A ग्रेड मान्यता मिलने का दावा किया है। इस बीच हरियाणा पुलिस दिल्ली के ओखला में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर पहुंची और छानबीन की। इस दौरान पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन सईद और उमर से जुड़ी जानकारी और दस्तावेज जुटाए। देखिए, एक और खुलासे से ये पता चला है कि आतंकियों के आका सिर्फ दिल्ली को ही नहीं बल्कि उनके टारगेट पर 4 और ऐसे बड़े शहर थे जहां वो धमाका करने की योजना बना रहे थे। आतंकियों के निशाने पर दिल्ली के अलावा देश के 4 अलग अलग शहर थे। इन सभी शहरों की रेकी तक हो चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक करीब 8 संदिग्धों ने 4 जगहों पर सीरियल धमाके करने की साजिश रची थी। इन संदिग्धों ने 4 अलग अलग शहरों में जाकर हमला करने की योजना बनाई थी। हर एक ग्रुप में 2-2 सदस्य शामिल थे। इन सभी ग्रुप के पास IED थे जो 4 शहरों में सीरियल ब्लास्ट की योजना बना रहे थे। सुरक्षा एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क और इसके सरगना की जांच में जुट गई हैं। खुफिया सूत्रों का तो ये भी कहना है कि आतंकियों ने करीब देश भर में 32 गाड़ियों को विस्फोटकों से लैस कर सीरियल धमाकों की प्लानिंग की थी। कहा तो ये तक जा रहा है कि आतंकियों ने 6 दिसंबर की तारीख चुनी थी जब बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी थी। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब चौकन्ना हो गई हैं। शाहीन का लखनऊ के खंडारी बाजार इलाके से संबंध निकल आने के बाद अब आसपास के इलाकों पर भी एजेंसियां निगरानी कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एजेंसियों ने दावा किया है कि धमाकों से देश के कई धार्मिक इलाकों को दहलाने की साजिश थी, खासतौर पर अयोध्या को। इधर यूपी पुलिस भी पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है। 18 ऐसे लोगों पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। ये वो संदिग्ध हैं जिनका नाम कभी आतंक से जुड़े होने में सामने आया था। संदिग्धों की कॉल डिटेल, बैंक लेन देन की जांच की जा रही है। यही नहीं, इन 18 संदिग्धों की ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। संदिग्धों की पड़ताल के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। टीमों का गठन लखनऊ पुलिस ने किया है। इन टीमों को ATS और खुफिया विभाग के द्वारा दिए गए नामों के संभावित ठिकानों पर पड़ताल करने और निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। देखिए, लाल किला कार ब्लास्ट को सरकार ने आतंकी हमला मान लिया है और इसी केस की जांच में लगातार खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं।
जांच में यह भी पता चला कैसे जैश के चंगुल में फंसकर अपने ही देश के इसके लोग गद्दारी कर रहे थे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जमाने में आतंकी सेशन ऐप का इस्तेमाल करते हैं। वजह, इस ऐप में मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं होती। सेशन ऐप में चैट का मेटा डेटा भी सेव नहीं होता। यहाँ तक कि ऐप आपका आईपी एड्रेस भी सेव नहीं करता। ये तो आपने सेशन ऐप को समझा। अब आपको बताते हैं कि कैसे षड्यंत्र का खाका तैयार हुआ, और वो भी 7 समंदर पार से। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल ने पुलिस की पूछताछ में बताया, जैश से जुड़ने के शुरुआती दिनों में अबू उक्सा नाम के हैंडलर से उसकी बात होती थी। अबू उक्सा से बातचीत के लिए मुजम्मिल को तुर्की का नंबर दिया गया, लेकिन बाद में सेशन ऐप के इस्तेमाल को कहा गया, जिससे बातचीत कभी लीक न हो। साल 2022 में मुजम्मिल को हैंडलर से मिलने भी तुर्की बुलाया गया। सुरक्षा एजेंसियों को भनक ना लगे, इसीलिए लोकेशन के तौर पर भी तुर्की का इस्तेमाल हुआ। हैंडलर का नंबर भी तुर्की का ही था, जिससे किसी को पाकिस्तान या जैश-ए मोहम्मद पर शक न हो। इसके अलावा पता चला है कि डॉक्टर के भेष वाले आतंकी 2 टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े थे, जिनके जैश-ए मोहम्मद के होने का शक है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद डॉक्टर्स ऑफ टेरर की कुंडली खंगाली जा रही है। एक के बाद एक नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, और इस बीच डॉक्टर आदिल की शादी में आए मेहमानों की छानबीन भी शुरू हो गई है। डॉक्टर आदिल को जैश-ए मोहम्मद से कथित संबंधों के आरोप में यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। अब ये बात सामने आ रही है कि दिल्ली ब्लास्ट से 10 दिन पहले आदिल दिल्ली में ही मौजूद था। इस बीच जानकारी ये भी निकल कर आई कि 4 अक्टूबर को आदिल की शादी हुई थी। अब एजेंसी उन लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है जो आदिल की शादी में शामिल हुए। इन सभी मेहमानों से पूछताछ की जा सकती है। आदिल सहारनपुर के मेडिकेयर हॉस्पिटल में काम करता था, और उसकी शादी में अस्पताल के डॉक्टर के अलावा कुछ खास स्टाफ भी पहुंचे थे। इसके साथ साथ शादी में कश्मीर से भी 2 लोग आए थे, जो जांच एजेंसियों के रडार पर है। हमें शादी के लिए बुलाया गया था, हम शादी में गए, हमें कोई भी इस तरह की स्थिति या कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति हमें वहाँ पर नहीं दिखाई दिया। वो हॉस्पिटल अथॉरिटीज की तरफ से प्रोवाइड कराया गया था। उनको जो हाउस था, सभी स्टाफ से, जितने भी हॉस्पिटल के स्टाफ है और डॉक्टर, सबसे पूछताछ की गई है और सबने सहयोग किया है। आगे भी कोई पूछताछ की जरूरत या कुछ ऐसा ही आवश्यकता पड़ती है तो सब पूरा सपोर्ट किया जाएगा। दरअसल जांच एजेंसियां ये जानना चाहती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी में इस मॉड्यूल से जुड़ा कोई और शख्स शामिल तो नहीं हुआ था। दिल्ली में हुए धमाके की आंच हरियाणा के मेवात तक पहुंच गई है। जांच एजेंसियों ने दिनेश कुमार नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया है। जांच एजेंसीज को पता चला है कि मेवात से होते हुए ही उमर फिरोजपुर जिरका पहुंचा था और उसके बाद दिल्ली की तरफ आया। अब एनआईए ने मेवात के पिनगवा से खाद्य विक्रेता दिनेश उर्फ डब्बू सिंगला को हिरासत में लिया। आरोप है कि दिनेश ने ही डॉक्टर मुजम्मिल को विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराई थी। सूत्र बता रहे हैं कि डब्बू सिंगला कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि ज्यादा मुनाफे के लालच में उसने 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई की थी, जो विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख सामग्री है। इस घटना के बाद परिवार दहशत में है और मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए हुए हैं और कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। दिल्ली में हुए धमाके को लेकर इस पर सियासत भी गर्म है। कांग्रेस पूछ रही है कि इसे आतंकी घटना बताने में सरकार को 48 घंटे से ज्यादा का समय आखिर कैसे लग गया। ये कौन लेगा? ये विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंची, ये विस्फोट कैसे हुआ, किस स्तर पर फेलियर हुआ, किसकी विफलता रही, कौन जवाबदेही लेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा। हमें याद है 26/11 हुआ था, हमारी सरकार थी, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। इधर केंद्रीय मंत्री ने दावा कर दिया कि इस घटना में पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान का कैसे नहीं हाथ, और किसका हाथ है? सीधा पाकिस्तान का हाथ है। अगर वाकई इस घटना में पाकिस्तान का हाथ है तो फिर कांग्रेस का सवाल है कि जब पहले ही कह दिया गया था कि पहलगाम के बाद कोई भी आतंकी घटना एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी, तो अब सरकार क्यों नहीं कुछ कह रही है। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। देखिए, सड़क हादसे की तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन अमेरिका के फ्लोरिडा से जैसी तस्वीरें आई हैं सामने, वैसा आपने कभी नहीं देखा होगा, जहां एक बाइक और कार की टक्कर से अफरा तफरी मच गई। जैसे ही कार से टकराई बाइक, वैसे ही हो गया धमाका। टक्कर के बाद बीच सड़क पर मच गया हाहाकार। तस्वीरों में दिखा कि बाइक की स्पीड काफी ज्यादा थी।
रेड लाइट पर तमाम गाड़ियां खड़ी थी, तभी पीछे से तेज रफ्तार बाइक आई और सीधे सामने से जा रही कार से टकरा गई। जैसे ही बाइक और कार की टक्कर हुई, आग का गुबार निकला। कार सवार जलती कार को लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन बाइक सवार उसी आग में झुलस गया और वहीं गिर पड़ा। पीछे से आ रहा दूसरा बाइक सवार हादसा देख डर कर जमीन पर ही गिर गया, लेकिन फौरन वो मदद के लिए भी दौड़ा। उसने जलते बाइक सवार को बचाने की कोशिशें शुरू की। कार में बैठे बाकी लोग भी युवक को बचाने आगे आए, लेकिन जिस तरह आग लगी वो चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर कर्नाटक के बेंगलुरु से भी एक दिल दहला देने वाले एक्सीडेंट का मामला सामने आया, जिसमें कार ने स्कूटी में जानबूझकर टक्कर मारी। हादसे में स्कूटी सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने 23 साल के आरोपी ड्राइवर सुकृत को गिरफ्तार कर लिया है। कार ने जानबूझकर टक्कर मार दी। सब कुछ सामान्य था। स्कूटी सवार अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अचानक इस कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कूटी डिवाइडर के उस पार गिरी और उस पर बैठा आदमी भी डिवाइडर पार गिरा, जबकि महिला इसी तरफ गिर गई। पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया। ये अपनी गलती मान रहा है, कह रहा है कि मुझे उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पुलिस ने आरोपी की कार को जब्त कर लिया है। ऐसे में सड़क पर चलिए तो जरा संभल कर, क्योंकि कब कहां से कौन सिलसिला आ जाए कोई भरोसा नहीं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में एक रिसेप्शन में भरी महफिल में दूल्हे पर चाकू से हमला हो गया और हमलावर चाकू मारकर बड़े आराम से फरार हो गए। लेकिन रिसेप्शन में लगे सीसीटीवी और ड्रोन कैमरामैन ने हमलावरों के भागने की तस्वीरें रिकॉर्ड कर ली। तस्वीरें ऐसी हैं जो पहली नजर में आप देखेंगे तो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगेंगे। स्टेज पर काले रंग के कपड़े पहने युवक आया और उसने दूल्हे पर चाकू से कई वार कर डाले। लोगों ने समझा कि युवक दूल्हे को बधाई देने आया होगा, लेकिन वहां हड़कंप मच गया। परिवार के लोग दूल्हे की तरफ भागे, लेकिन ड्रोन कैमरा एक्टिव हुआ। हमला करके हमलावर तुरंत पीछे मुड़कर भागा और साथ में भागा ये ड्रोन कैमरा। बाकी सब पीछे रह गए, लेकिन ड्रोन ने सबसे पहले चाकू मारने वाले को कैमरे में रिकॉर्ड किया और फिर नारंगी रंग की स्वेट शर्ट वाले दूसरे हमलावर को। काली शर्ट वाला हमलावर वही चाकू से डरा रहा है जिससे उसने दूल्हे पर हमला किया। रिश्तेदारों ने हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हमलावर फरार हो गए। लेकिन ड्रोन कैमरे ने अभी भी हमलावरों को नहीं छोड़ा था। ड्रोन कैमरे ने पेड़ों के बीच रास्ते से लेकर सड़क तक हमलावरों का पीछा किया। एक पल तस्वीरें देख ऐसा लगा कि मानो ये किसी फिल्म का सीन है। कैमरामैन ने ड्रोन चलाने में 1% की भी गलती नहीं की। अब इसी फुटेज के आधार पर हमलावर राघव बख्शी और उसके नाबालिग साथी को ढूंढा जा रहा है। हमले में दूल्हे के हाथ और जांघ पर चोट आई है। वारदात के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। अब ड्रोन में दिखे इसी आरोपी को पुलिस तलाश रही है। सड़क पर लापरवाही कैसे जिंदगी पर भारी पड़ जाती है, उसकी गवाही देती तस्वीरें आई हैं, जहां 2 बसों की टक्कर हुई और 25 महिलाओं समेत 30 लोग घायल हो गए। ये तस्वीरें तमिलनाडु के कुड्डालोर इलाके से आई हैं। टक्कर आमने सामने की हुई, न कैमरे लगे, बस ड्राइवर ने ब्रेक पर पांव लगाया, न सामने से आ रही दूसरी बस ने किसी का ख्याल रखा। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो बस संकरे पुल से गुजरती दिखी। पुल पार होता उससे पहले ही दोनों बसों में टक्कर हो गई। जैसे ही टक्कर हुई, आगे की तरफ बैठी महिला शीशा तोड़कर जमीन पर आ गिरी। राहत की बात ये रही कि गिरने के बाद महिला खुद उठकर किनारे की तरफ चली गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। रोमांच का सफर कभी कभी जानलेवा साबित हो जाता है। कुछ ऐसा उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ, जहां पर बंजी जंपिंग के दौरान अचानक से रस्सी टूट गई, जिससे एक शख्स घायल हो गया, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दिया कि जंप के दौरान अचानक रस्सी टूट गई, जिसके बाद शख्स तेजी से एक टिन की छत पर आ गिरा। 24 साल का सोनू हरियाणा के गुड़गांव का रहने वाला था और वीडियो प्रमोशन के लिए बंजी जंपिंग कर रहा था। इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुरक्षा मानकों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया था, जिसके बाद अब बंजी जंपिंग कंपनी पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया।
केरल के पलक्कड़ में बिना ड्राइवर के ही एक कार नेशनल हाईवे को पार कर दूसरी तरफ पहुंच गई। तस्वीरों को देखकर आपको इस पर यकीन ही नहीं होगा कि कार में ड्राइवर है ही नहीं। भले ही अभी अपने देश में बिना ड्राइवर की गाड़ियां ना आई हो, लेकिन लापरवाही से हमने उस मुकाम को हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। कार चालक आया, कार पार्क की, बाहर निकला, कार लॉक की और अंदर चला गया। लेकिन वो जैसे ही वहां से हटा, कार खुद ब खुद चलने लगी। वजह ड्राइवर हैंड ब्रेक लगाना ही भूल गया था। फिर क्या था, कार मस्त मौला अंदाज में उल्टी ही चल पड़ी। बीच में नेशनल हाईवे भी आया, जहां पिकअप से कार लड़ते लड़ते बची। फिर बाइक सवार आया, वो भी खुद को बचाता आगे चला गया। कार ने नेशनल हाईवे पार किया और फिर सड़क पार दूसरी गाड़ी को टक्कर मारते हुए खड़ी हो गई। राहत की बात रही कि इस दौरान किसी को चोट नहीं आई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में हुए शराब घोटाले के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर ईडी की कार्रवाई हुई है। ईडी ने उनकी 61 करोड़ 20 लाख की संपत्ति अटैच की है। इसमें खेती की जमीन से लेकर बैंक बैलेंस और एफडी तक शामिल है। शराब घोटाले के केस में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। आरोप है कि राज्य में हुए घोटाले के मुख्य कंट्रोलर चैतन्य बघेल ही थे। उस घोटाले के जरिए शराब से 2500 करोड़ की अवैध कमाई की गई। चैतन्य बघेल उस पैसे का पूरा हिसाब रखते थे। पैसा कहां, किसको देना है, ये सब कुछ वही तय किया करते थे। आरोप है कि पावर का इस्तेमाल करके उन्होंने काली कमाई को सफेद करने का काम भी उस दौरान किया था। एग्जिट पोल ने बताया है कि बिहार में एनडीए की सरकार रिपीट हो रही है। कल नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आरजेडी के नेता ने नेपाल और बांग्लादेश का जिक्र करके बवाल खड़ा कर दिया है। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो नेपाल जैसी तस्वीर दिखाई देगी। पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। सुनील सिंह ने एग्जिट पोल को साजिश बताया और चेतावनी दे दी। जो कुकृत आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। आरजेडी नेता के इस बयान पर बीजेपी के नेता भड़क गए। जंगल राज नहीं है कि कोई गुंडागर्दी करे, कानून का राज है और कानून के राज में किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं। जेडीयू ने भी आरजेडी नेता के बयान पर सवाल उठाए और इसे आरजेडी का असली चेहरा बताया। बिहार के नतीजों के लिए अब कुछ वक्त का इंतजार बचा है। कल सुबह से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हर कोई अपनी अपनी जीत के दावे करने में लगा है। बीजेपी कह रही है कि इस बार साइलेंट वोट उसके पक्ष में आने वाला है। फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है कि सभी लोग साइलेंटली अपना वोट डालने का काम किए। बिहार की मतदाता ने मन बना लिया था कि फिर एक बार एनडीए के सरकार को लाना है। दावा तो यहाँ तक है कि इस बार 2010 का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ 2010 से ज्यादा स्ट्राइक रेट रहेगा। 206 सीट आया था, उससे अधिक आएगा। उधर आरजेडी को भी पूरा भरोसा है कि इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। बिहार की जनता पूरी तरह से आश्वस्त है कि जनता की जीत होगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। खैर, अब सिर्फ कुछ घंटों का इंतजार बाकी है और इसके बाद तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। बिहार के चुनावी नतीजों से पहले पटना में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। जेडीयू दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए गए हैं, जिस पर लिखा गया है, टाइगर अभी जिंदा है। ये पोस्टर जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री रणजीत सिंह की तरफ से लगवाया गया है और मैसेज देने की कोशिश हुई है कि नीतीश कुमार का सियासी वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है। पोस्टर में लिखा है, नीतीश कुमार दलित, महादलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के संरक्षक हैं। इस पोस्टर को सीधे सीधे आरजेडी पर हमला माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष ही कह रहा था कि नीतीश कुमार का वक्त खत्म हो चुका है। जनता दल यू के कार्यकर्ता और नेता सभी उत्साहित हैं। नीतीश कुमार इस देश के अकेले मुख्यमंत्री हैं जिनका कार्यकाल ज्यों-ज्यों बढ़ते गया है, इनकी लोकप्रियता त्यों-त्यों बढ़ते गई है। उधर
आरजेडी ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। पोस्टर वाले टाइगर को जनता पसंद नहीं करती है, असली टाइगर जनता कल चुनने जा रही है। जो कल जीत होगी ये बताएगा कि बिहार का असली टाइगर कौन है। नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री हैं। अब कल का दिन तय करेगा कि उनका भविष्य क्या रहने वाला है। चुनावी नतीजों से पहले पटना में लगे पोस्टर ने माहौल गर्म कर दिया है। आरजेडी ने पोस्टर के जरिए तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की है। नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए इस पोस्टर में लिखा गया अलविदा चाचा। ये पोस्टर आरजेडी दफ्तर के बाहर लगाया गया है, जिसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने लगवाया है। पोस्टर में तेजस्वी यादव के साथ साथ अखिलेश यादव की भी तस्वीर लगी है, जबकि नीतीश कुमार और पीएम मोदी का कार्टून भी बनाया गया है। अलविदा चाचा, जनता जब हुंकार भरे तो महलों की नींव उखड़ती है, सांसों के बल पर ताज हवा में उड़ती है, जनमत की रोके रहा शाह में दाव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, सिंहासन खाली करो कि तेजस्वी सरकार आती है। इस पोस्टर पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने भी खूब प्रचार किया था, जिसके चलते वो भी लगातार चर्चा में बने हुए थे। बिहार के सासाराम में बने मतगणना स्थल पर आधी रात को हंगामा खड़ा हो गया। वहां एक ट्रक अचानक स्ट्रांग रूम परिसर के अंदर घुसा, जिसके बाद वहां पर मौजूद कई प्रत्याशियों के समर्थकों ने हंगामा कर दिया। कुछ ही देर में मतगणना केंद्र के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई। समर्थकों ने वोट चोरी का अंदेशा जताया। सासाराम रोहतास में ब्रजगिरी मतदान केंद्र में मतगणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी। आरजेडी के कई प्रत्याशियों ने स्ट्रांग रूम के अंदर सीसीटीवी खराब होने की शिकायत दी। साथ ही स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठ गए। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। विवाद बढ़ने के बाद डीएम और एसपी तुरंत मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने किसी भी तरह की गड़बड़ी की बात से साफ इनकार किया। सारे डब्बे निकाले गए, उनको खोल के एक एक डब्बे दिखाए गए और पुनः जो है वो सारे डब्बे उसमें रख दिया गया और ट्रक भी जो है वो बाजार समिति जो है उसी के परिसर में उसको रख दिया गया। हालांकि हंगामे को देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी, इसका पता कल यानी कि 14 नवंबर को चल जाएगा। लेकिन काउंटिंग से पहले बिहार के सभी मतगणना केंद्रों के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई है। स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए ताकि प्रशासन के साथ साथ वहां मौजूद सभी पार्टियों के समर्थक भी उन पर निगरानी रख सके। कुछ ऐसी ही तस्वीरें नवादा से भी सामने आई। वज्रगृह में 3 स्तर पर सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। परिसर में जाने वाले सभी लोगों की गहनता से जांच की जा रही है और जांच के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। सभी पार्टियों के समर्थक भी वहां डेरा जमाए हुए हैं और वो सीसीटीवी के जरिए लगातार नजर बनाए हुए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन मोकामा सीट से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के घर में जीत से पहले ही भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। लाखों लोगों को निमंत्रण दिया जा चुका है। ये उसी जश्न की तैयारी की जीती जागती तस्वीर है। बाकायदा बैनर लगाकर लोगों को बुलाया गया। पंडाल सज चुका है, लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था हो चुकी है और जीत की खुशी में 56 भोग परोसने की पूरी तैयारी यहाँ दिन रात हो रही है। जश्न मनाने की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। अनंत सिंह एवं उनके समर्थकों को पूरी उम्मीद है कि बड़ी जीत जो है वो मोकामा सीट पर उन लोगों की होने जा रही है। 1 दर्जन से ज्यादा चूल्हे 24 घंटे जल रहे हैं ताकि 1 लाख से ज्यादा लोगों को जीत का भोज खिलाया जा सके। 2 लाख से ज्यादा काला जाम बनाए जा रहे हैं। अनंत सिंह के कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं। पूरा जीत है। जीत है। हाँ, क्या लगता है फंसाया गया उनको। अच्छा, कितने वोटों से जीतेंगे? 50,000 से ऊपर। इन्हीं के लिए तैयारी कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय जय हरि अनंत कर रहा अनंता। दूसरी तरफ खबर है अनंत सिंह के सामने आरजेडी से खड़ी वीणा देवी के घर में भी जोर शोर से तैयारी हो रही है। अब देखते हैं कि तैयारी किसके काम आएगी और किसकी धरी की धरी रह जाएगी। नतीजे सामने आने में अभी कुछ ही घंटे का वक्त बाकी रह गया है और इस बीच नेताओं और उनके समर्थकों की धड़कनें तेज हो गई। हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि इस बार कौन संभालेगा बिहार की सत्ता। इस बीच एबीपी न्यूज की टीम बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बख्तियारपुर स्थित पैतृक घर पहुंची। वहां के लोगों से जाना कि वो लोग अगले मुख्यमंत्री को लेकर क्या सोचते हैं। आप देख सकते हैं ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैतृक घर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड भी आपको नजर आएगा। सीएम नीतीश कुमार के घर के बाहर रहने वालों ने साफ कहा कि इस बार भी नीतीश कुमार ही गद्दी संभालेंगे। उम्मीद
100% उनके सिवा कोई नहीं बन सकता है जी। बिहार में उनको जब तक वो हैं जब तक वही मुख्यमंत्री रहेंगे, दूसरा नहीं हो सकता है। गांव वालों को इतना भरोसा है कि उन्होंने मिठाई बनाने का भी ऑर्डर दे दिया। उन्होंने बताया कि नतीजे आते ही मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार करेंगे। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज, लेकिन आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।